Hello, dear students and respective parents. Myself, Dr. Jai Prakash Rao Wagh, on behalf of Dr. Wagh Biology Institute, College Road, नासिक, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों और डियर पेरेंट्स, ये वीडियो में आपके सामने रखने का बेसिक इंटेंशन ये है कि व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल वे टू मीट टू ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ कैसे मेलजोल बढ़ाते हैं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आएंगे, एडमिशन के लिए सीख करेंगे और हम आपसे मिलेंगे। बच्चा लेक्चर में बैठेगा और आफ्टर अटेंडिंग सम लेक्चर्स ही विल मेक द डिसीजन कि मुझे ये इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन एज वी ऑल नो द कोरोना क्राइसिस इज गोइंग ऑन, तो ये ट्रेडिशनल वे तो नहीं है। तो बच्चों मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूँ, इसका मैंने बहुत सोचकर ये डिसीजन लिया कि थ्रू अ वीडियो, थ्रू द मीडिया विच इज़ राइट नाउ आप सबके पास, जिसके ज़रिए मैं आप सबके पास पहुंच सकता हूं, तो वो ज़रिया है ये वीडियो। तो बच्चों ऐसा समझिए कि आप मुझसे सामने ही बातचीत कर रहे हो, क्योंकि दिस इज द ओनली वे राइट नाउ इन प्रेजेंट कंडीशन कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में, और डियर पेरेंट्स आपका भी स्वागत है। तो ये वीडियो बनाने का जो इंटेंशन है ये मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। एक सबसे पहली बात तो देखिए, मैं एक डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ ये वीडियो के ज़रिए एट द स्टार्ट ऑफ दिस, कि 10 मई 2020 से डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है कॉलेज रोड पे, हम हमारी पूरी टीम 11th स्टैंडर्ड का फाउंडेशन बैच इनॉग्रेट करने जा रहा है। और जैसे कि टुडे सिचुएशंस आर देयर, जैसे आज की सिचुएशन को देखते हुए हम ऑफिशियल इनॉग्रेशन तो नहीं कर सकते जैसे कि हम ट्रेडिशनल, जैसे कि हम हर साल करते थे। लेकिन बच्चों जो है सो है, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरी कंडीशन। तो ऑफिशियल इनॉग्रेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा 10 मई से फर्स्ट जो चैप्टर होगा उसका लेक्चर फाउंडेशन के फॉर्म में ज़रूर शुरू होगा। और जितनी भी कमिटमेंट आज के वीडियो के थ्रू मैं आपको करूँगा, वो सभी कमिटमेंट में आपको दो वर्चुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। हम वर्चुअल मीन के थ्रू मिल रहे हैं। वर्चुअल मीन का मतलब ऐसा है बच्चों कि हम सामने एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आपको जितना भी क्लासरूम में बैठकर समझना ज़रूरी है उतना सब कुछ मैं समझाऊंगा, चाहे कौन सा भी मीडिया हो। तो बच्चों कम टू द पॉइंट, हमारा जो बेसिक जो रीज़न है जिसके लिए हम एक दूसरे के साथ ये वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं, तो ये है बच्चों। सबसे पहले तो मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेरा इंट्रोडक्शन सुनने के लिए ये वीडियो ज़रूर ही बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, मुझे पता है आपको बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है और मैं उसी की तरफ जल्दी से जाऊँगा। मेरा इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में बता देता हूँ बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर जय वाघ, ये स्टेथोस्कोप देखकर आपको शायद समझ में आ चुका हो, तो मैं खुद डॉक्टर जय वाघ हूँ। माई सेल्फ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैं डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। त्वचा रोग तज्ञ हूँ, मेरी खुद की प्रैक्टिस भी है। तो बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का एक FAQ बोल सकते हो आप उसे, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है कि सर अगर आप डॉक्टर हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो प्रैक्टिस करिए ना, ये टीचिंग में क्यों आ रहे हो? टीचिंग के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़े। नहीं बच्चों, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये शायद यही मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो बच्चों व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो जब मैं मेडिकल साइंसेस के फर्स्ट ईयर में था, तो एज यूजुअल जैसे हर मिडिल क्लास आदमी की फैमिली की कंडीशन होती है, एज आई टोल्ड यू मिडिल क्लास, तो उसमें सब कुछ आ गया। मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा नहीं, लेकिन आई वॉज डेस्परेटली नीडेड सम फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर जनरेट करना हो तो मुझे कुछ काम करना था बच्चों, और मेरा मेडिकल साइंस का करियर भी मुझे करना था। तो दोनों चीज़ें अगर मुझे एक दूसरे के साथ मिलाकर चलनी थी, तो मुझे ऐसा कुछ सोर्स ढूंढना था कि जिसके थ्रू मेरी पढ़ाई भी ना रुके और मेरे पास कुछ न कुछ एक एजुकेशनल सपोर्ट भी हो जाए मेरे पेरेंट्स को, कि जिसके थ्रू मेरा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। तो बच्चों आई हैव स्टार्टेड टीचिंग, तो साल था 2005। तो सिंस 2005 आई हैव स्टार्टेड टीचिंग टू 11th स्टैंडर्ड। मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा बच्चों, लेकिन सिंस आई हैव स्टार्टेड इट सिंस 2005, सिर्फ एक आध साल जो मेरा इंटर्नशिप का था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो साल का अगर मैं
एक्सेप्शन बाजू में कर दूँ तो सिंस 2005 टिल 2020 मैंने एक भी साल विदाउट टीचिंग नहीं बिताया है, क्योंकि इट बिकम पैशन ऑफ माइन। तो जैसे मुझे करियर बनाना था मेडिकल साइंसेस में, तो वैसे ही मुझे पता नहीं कब कब ये मेरा पैशन बन गया, कब कब ये मेरा क्या बोल सकते हो कि आई वोंट से कि मेडिकल साइंसेस में सेकेंडरी ट्रीट करता हूँ या टीचिंग को प्राइमरी ट्रीट करता हूँ, लेकिन आई विल कीप देम बोथ इक्वल, क्योंकि मुझे दोनों में बहुत बहुत मज़ा आता है। जितना जितना एंजॉय में प्रैक्टिस करता, जितना एंजॉय में पेशेंट चेक करने में, प्रैक्टिस करने में खुद की करता हूँ, उतना ही एंजॉय मैं टीचिंग में करता हूँ। तो बच्चों, सिंस 2005 डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट इन एनी हाउ मैनर सी मार्केट में हम इन रियल इन इंडिपेंडेंट फॉर्म रिसेंट 2 ईयर से है। तो इससे पहले मैंने नासिक में और नासिक के बाहर बहुत सारे रिनोन्ड इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी पढ़ाया है। मेरा बेसिक जो इंटेंशन है, या हम बात कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी जो फाउंडेशन होता है, इसका एक बेसिक क्या बोलते हैं उसे, एक की कंक्रीट होता है, एक फाउंडेशन होता है। तो डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट का जो बेसिक की फाउंडेशन है वो आपका नेशनल लेवल का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारा बेसिक आप बोल सकते हो मेन्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई हम उन्हें कैटर नहीं करते या हमारे पास मेन्यू नहीं है। बच्चों, जो मैं नीट या AIEEE जो पहले थी, जितनी भी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स हैं मेडिकल साइंसेस की, उन्हें पढ़ाते वक्त मैं क्वाइट ऑब्वियस कि मैं थियोरी का भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो सभी स्टूडेंट जो बायोलॉजी में एक अच्छा सा करियर करना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट हम एज अ होल टीम, मैं एक सिंगल पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता बच्चों, लेकिन हमारी जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम की तरफ से मैं आपको एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटेंशन, आपका जो हेतु है, अगर आपको बायोलॉजी में करियर करना है और नेशनल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो AFMC हो, चाहे वो नीट क्यों ना हो UG वाली, तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरा इंट्रोडक्शन अभी मैं यहाँ पे बस कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये वीडियो में आपको दूसरा मैसेज मुझे क्या देना है, मुझे दूसरा मैसेज ये वीडियो के जरिए ये देना है बच्चों की देखो, आप 11th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर तो 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम तक जितना भी स्पैन है, उसे अगर आप काउंट करोगे बच्चों, काउंट करोगे तो लेट्स ट्राई दिस प्रैक्टिकली। तो बच्चों, कागज़ पेन ले लीजिए और मेरे साथ काउंटिंग शुरू कर दीजिए। ये काउंटिंग जो होगा, ये आपके करियर का आई ओपनर हो सकता है बच्चों। ये मैं डेफिनेटली बहुत ही विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि दिस पॉइंट विल बी डेफिनेटली एन आई ओपनर फॉर यू। कैसे, आप देखिए, अगर आपको नहीं लगता है तो आई विल बेट यू, मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो बच्चों, कागज़ पेन ले लीजिए और काउंटिंग शुरू कर दीजिए। समझो आपने 10th ऑफ मई 2020 से आपका पढ़ाई शुरू कर दिया 11th स्टैंडर्ड का। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट आपने रखे हैं, क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में कोई भी ग्रुप रिगार्डिंग डिसीजन नहीं लेना है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपसे और आपके पेरेंट्स से। चाहे आप मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग में क्यों ना करियर करना चाहते हो, चाहे आप MBBS बनना चाहते हो, फार्मेसी करना चाहते हो, व्हाटएवर इट मे बी, बच्चों एक बात क्लियर कर लो। मैं मेरे बारे में बताऊंगा, इंजीनियरिंग का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपको बायोलॉजी के किसी भी फील्ड में करियर करना है, इंक्लूडिंग MBBS टू फार्मेसी, कुछ भी हो, चाहे BSc क्यों ना करें आप, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों। ये जो एरा है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एरा है। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी जाना हो, चाहे आपको MBBS करना हो थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस, चाहे आप एम्स के थ्रू MBBS करना चाहते हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज GMC जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू MBBS करना चाहते हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, चाहे BMS, BHMS, BDS, BUMS,
वॉट एवर द मेडिकल साइंस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो बच्चों आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बगैर वहाँ पे एंट्री भी नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो हमें बहुत इजीली पता है, सिंस लॉन्ग टाइम ये हमें पता है जब MHT CET था। बच्चों मेरा बताने का जो इंटेंशन था वो ये था कि शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे कि फार्मेसी के लिए भी आपको अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आई डोंट नो कि आने वाले साल में या उसके आने वाले साल में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका इंटेंशन MBBS बनना ना हो, सिर्फ BSc करना हो, तो भी शायद BSc के लिए भी बोर्ड ऐसा ये कर दे, अनाउंस कर दे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। क्योंकि एज फार एज माय नॉलेज कंसर्न, जब मैं BSc में जब मेरा 11th-12th साइंस चल रहा था, तो ऐसा था कि BCS नाम की एक स्ट्रीम थी कंप्यूटर साइंस की, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लगता था। BSc के माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता था, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ बच्चों एंड रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, तो आप आपके बच्चों का जब करियर डिसाइड करोगे तो ये एक बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि आप अभी थ्योरेटिकल नॉलेज रखकर, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज रखकर आपके बच्चे का कोई भी करियर नहीं कर सकते हो। यहाँ ये मैं बहुत विचार पूर्वक, बहुत थिंकिंग करने के बाद, बहुत श्योर और बहुत कंफर्म बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे को कोई भी फील्ड में करियर करना हो तो एंट्रेंस एग्जाम देना, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना और अच्छे मार्क्स लाना अभी बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी करियर हो। तो एक बात तो क्लियर कर लीजिए, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे पास कितना समय है किसी भी नेशनल लेवल की एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो बच्चों कागज़ पेन ले लीजिए और मेरे साथ काउंटिंग शुरू कर दीजिए। देखो आपने सॉरी समझो आपने 10th May 2020 से आपका पढ़ाई शुरू कर दिया। तो एक ट्रेडिशनल वे था, इवन आई हैड पास टू दैट एरा कि जब बच्चे इवन फ्यू ईयर्स को 3-4 साल पहले तक बच्चों को ऐसा लगता था, ट्रेडिशनली जैसा सोचते थे, शायद आपके घर में कोई आपकी दीदी हो, आपका बड़ा भाई हो, या खुद आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, उनकी एक सोच थी पहले कि अगर आपको किसी भी नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले तो 11th स्टैंडर्ड जो होता है 6-7 महीने का, वो रिलैक्स होना है। क्यों, आपने अभी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम दिया है, तो बोर्ड एग्जाम होने के बाद कौन मगजमारी करेगा, एक साल तो रेस्ट करने का, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का है। तो नहीं बच्चों, इट्स टोटली रॉन्ग। मैं ये बताऊंगा कि अगर आप ऐसे सोच रखकर नेशनल लेवल की कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इट्स टोटली इम्पॉसिबल। हाँ, ये मैं बहुत अश्योरिटी देकर बोलना चाहता हूँ, ये बहुत आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सोच रखकर अगर आप एम्स में MBBS करना चाहते हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में MBBS, एटलीस्ट MBBS करना चाहते हो, तो ये आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा सा नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात 100% सही है। बच्चों ये मैं आपको विथ एग्जाम्पल प्रूव कर दे सकता हूँ। तो कागज़ पेन आपके पास है, काउंटिंग शुरू कर दीजिए। समझ लीजिए हमने 10th May से अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। 10th May टिल 31st December ऑफ 2020। काउंट कीजिए कितने दिन हमें मिलते हैं बच्चों। 20th May से सॉरी 10th May से 30th May, तो हमें 20 दिन मिलते हैं। तो मई तो चला गया, मई के बाद आता है आपका जून से लेकर दिसंबर, हमको मिलते हैं 6 महीने। तो 6 महीने और 20 दिन, ये रहा आपका 11th स्टैंडर्ड का टाइम स्पैन। आप शायद कंफ्यूज हो चुके होंगे या आपके पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे कि 1 Jan 2021 को हमारा बच्चा 12th स्टैंडर्ड क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑफिशियली किसी भी बोर्ड या किसी भी कॉलेज के अनुसार हम अगर ये थिंकिंग करते हैं या सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड की जो फाइनल एग्जाम होती है मार्च या अप्रैल में, उसके कंप्लीशन के बाद आपका 12th स्टैंडर्ड शुरू होता है। तो बच्चों ये गलत बात है या आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 10th May to 31st December of 2020 आपके पास 6 महीने और 20 दिन है। इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो 1
जैन 2021 आपने आपका 12th स्टैंडर्ड शुरू कर दिया। शुरू करना ही है बच्चों, क्यों करना है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने 1st ऑफ जैन 2021 से आपका 12th स्टैंडर्ड शुरू कर दिया। तो 12th स्टैंडर्ड शुरू करने के बाद नेक्स्ट ईयर के जैन के 31st तक, मतलब 31st जैन ऑफ 2022 आपका एक साल पूरा हो गया। मतलब जो कैलेंडर ईयर होता है ना, 12 महीने होते हैं, वो आपको पूरे मिल गए 12th स्टैंडर्ड के लिए। मैं फरवरी काउंट नहीं करूंगा बच्चों। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपकी 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम फरवरी में होती है, तो फरवरी आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि तब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, तब आपको रिवीजन करनी है, तो वो काउंट मत कीजिए ये एकेडमिक ईयर में। तो बच्चों ये पूरे 12 महीने, और प्रीवियसली हमने जो 11th स्टैंडर्ड का टाइम काउंट किया था वो था 6 मंथ एंड 20 डेज। तो बच्चों सबको मिला दीजिए, 12 + 6 18 मंथ्स और 20 डेज। तो बच्चों ये रहा आपका टाइम स्पैन किसी भी नेशनल लेवल की एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो शायद आपने सोचना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं सोचना शुरू किया तो सोचना शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि दिस इज द फैक्ट, जो आप माने या ना माने यही रहने वाला है। तो आपके पास 18 मंथ और 20 डेज है। तो कुछ बच्चों का एक ऑब्जेक्शन होगा, सर 12th की बोर्ड एग्जाम होने के बाद हमें इमीडिएटली तो कुछ नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी होती है। जो नीट यूजी होती है वो तो मई में होती है। हाँ डेफिनेटली। तो फेब के फर्स्ट वीक में आपका 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। उसके बाद समझ लीजिए कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम है। हाँ, बहुत सारे एसेसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उसके भी आपको पेपर देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो जो कुछ है तो वो पूरा एक अप्रोक्सीमेट ये बना लेते हैं, टाइम बना लेते हैं। तो मार्च महीने के फर्स्ट वीक तक आपने आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन किया, बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिया। बोर्ड एग्जाम खत्म करने के बाद समझो पूरा मार्च महीना हमने पकड़ लिया। तो मार्च अप्रैल ये 2 महीने आपको मिलते हैं, और मई के फर्स्ट वीक में 5 तारीख से पहले आपका नीट का यूजी का एग्जाम होगा। वो कौन सा भी ईयर हो, लेकिन 1 से 5 मई को आपका नीट का यूजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उसी दौरान 2 3 4 5 दिनों के फासले से आपको एएफएमसी होगा, आपको एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा, वॉटेवर। मैं ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कम समय होता है 2 एग्जाम्स के बीच में। तो आपकी 2 एग्जाम्स के बीच का समय आपको प्रिपरेशन के लिए तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। तो कम टू द पॉइंट, तो ये 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो पहले हमने कितने महीने लिए थे? 11th स्टैंडर्ड में हमें मिले थे 6 मंथ एंड 20 डेज। 12th स्टैंडर्ड में हमने पूरा एक कैलेंडर ईयर ले लिया, मतलब 12 महीने। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आपका 12th स्टैंडर्ड जो है, उसके बाद हमें मिलते हैं 2 महीने। तो बच्चों अगर आप सबको मिला भी देते हो तो आपको 20 मंथ्स एंड 20 डेज। या इट्स अ फैक्ट। सोचिए इसके बारे में, बहुत 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 केयरफुली इसके बारे में सोचिए। हाँ, अभी इससे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। कौन सी? तो ठीक से सुनिए। तो आपके पास, अगर आप मई के 10th से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कितने दिन है बच्चों? तो आपके पास सिर्फ 20 महीने, 20 मंथ्स एंड 20 डेज है। ये तो क्लियर है, ये तो बढ़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं अभी आपको जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो बता देता हूँ। बच्चों अगर आप किसी भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो बायोलॉजी आपका एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होगा, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। तो बायोलॉजी का ऐसा नहीं होगा, ये बहुत से बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि अगर आपको नीट देना है तो आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की बुक का बायोलॉजी पढ़ना है। इट्स रॉन्ग। कोई भी नेशनल लेवल का अगर एंट्रेंस एग्जाम देना, आपको एमबीबीएस बना रहे वो, तो आपको लगता है कि आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस देकर वो आपको वो सिलेबस पर एग्जाम लेकर वो आपको एमबीबीएस दे सकते हैं? नहीं बच्चों, ये गलत फहमी है आपकी। आपका बायोलॉजी ये 11th और 12th ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है, ये और आपके एकेडमिक कन्वीनियंस के हिसाब से है। बायोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको 10 यूनिट्स है। अगर आप 11th और 12th की बुक ले लेंगे, हाँ एक ज़रूरी बात, आप कौन सी बुक रेफर करेंगे?
तो ये भी बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट का मुझे एफएक्यू होता है। तो मैं ये देखिए, अभी तक हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर भी नहीं स्टार्ट किया है, फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको आपका इंटेंशन बायोलॉजी फील्ड में किसी भी नेशनल लेवल को एग्जाम को क्रैक करने का है, तो बच्चों आपके पास दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। कौन कौन सी, लिख लीजिए। सबसे पहली तो आप जिस रिस्पेक्टिव स्टेट में बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र स्टेट की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक, हाँ मैं उसे भी रिस्पेक्ट देने वाला हूँ। बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि उसे हाथ नहीं लगाना, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बताऊंगा कि वो रिस्पेक्टिव स्टेट की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी टेक्स्ट बुक जो सबसे ज़रूरी है बच्चों, सबसे ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो नेशनल लेवल का, तो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो नेशनल लेवल का ही सिलेबस आपको समझना चाहिए। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन पर, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपको NCERT, हाँ मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, NCERT की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है 11th और 12th की, ये दोनों टेक्स्ट बुक आपके पास चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट लेक्चर दोनों टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए बच्चों। ये आपका वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होती है तो आप डायरेक्टली रेफरेंस ले सकते हो। और जो स्टूडेंट्स अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है वो 11th और 12th डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मेरी एक स्पेशल बैच होती है जिसमें मैं एक सुपर 20 या सुपर 30 बैच होती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु आर वेरी यू कैन से दे आर वेरी ईगर टू सीक दी एंट्रेंस एग्जाम, सुपर 20 सुपर 30। तो वो जो बच्चे होते हैं मैं उनको सिंस डे फर्स्ट बता देता हूँ बच्चों कि आपको 11th 12th ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, तो आपके पास दोनों टेक्स्ट बुक सिंस फर्स्ट डे ऑफ योर आपके पढ़ाई के आपके पास दोनों टेक्स्ट बुक चाहिए। तो ये बात की। हाँ, तो पिछले वीडियो से कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों। देखिए जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया, पेरेंट्स से और आपसे अपील की थी कि आपके पास कौन सी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस वो टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो वाइल गोइंग थ्रू दिस वीडियो या वीडियो के किसी भी ये वीडियो में आप देख सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वो आप आपके मोबाइल में सेव कर सकते हो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो PDF हो चैप्टर की, चाहे वो आपकी असाइनमेंट्स हो, चाहे वो आपकी टेस्ट हो, वट एवर इट में भी, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों ना हो, जो आप शायद आपने मिस किया हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो भी आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल का नाम है बायोलॉजी डॉक्टर वाघ। तो ये भी आप देख सकते हो, जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं सभी हम वहाँ पे पब्लिकली डाल देते हैं, तो वो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होती है। तो बच्चों कम टू द पॉइंट, ये तो था वो बुक्स अवेलेबल होने का जो टॉपिक था। तो बच्चों आपको एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर आप नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो बच्चों आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। पेरेंट्स प्लीज़ आपके बच्चों को ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिए कि आप नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको अगर एम्स में जाना है, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है, तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई ट्रेडिशनल वे से नहीं हो सकती है बच्चों। अगर आप वैसे चाहेंगे, मैं ट्रेडिशनल क्यों बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसा करते थे, मैं थे कि इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि आई एम टेकिंग इट ग्रांटेड कि आप वो थिंकिंग में बिलीव नहीं करते हो। बहुत से बच्चे ऐसा बिलीव करते थे 11th स्टैंडर्ड रेस्ट ईयर होता है, 12th स्टैंडर्ड में भी बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाने के बाद आपको जो 2 महीने मिलते हैं उसमें आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, और क्रैश कोर्स होने के बाद आप नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप अगर ये जितना भी मैंने अभी बताया उसको आप सीरियसली थिंकिंग भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इट्स अ जोक, या मैं बताने जा रहा हूँ ये जोक है बच्चों। अगर आप ये थिंकिंग से किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इट्स अ जोक, आप नहीं कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू, मैं आपको निगेटिव ब्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों,
महाराष्ट्र बोर्ड से जो नीट क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका उनका नंबर बहुत कम होता है। इसकी वन ऑफ द ये जो कंडीशन है, इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि बहुत से महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों की थिंकिंग ये होती है कि हम 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद जो 2 महीने मिलते हैं उसमें क्रैश कोर्स करेंगे और क्रैश कोर्स करके हम नेशनल लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो बच्चों ये गलतफहमी निकाल दीजिए। पेरेंट्स प्लीज़ आपके बच्चों को आप ये क्लियर कर दीजिए कि ऐसे पढ़ाई नहीं करना है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो सिंस डे फर्स्ट आप रेडी होने चाहिए। हाँ, तो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, देखिए आपके पास अभी कैलकुलेशन है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड आपका होता है 6 मंथ और 20 डेज का। मैं अनऑफिशियली बता रहा हूँ, ऑफिशियली ये अलग टाइम होता है, वो हमें नहीं सोचना है, क्योंकि अगर ऑफिशियली जाएंगे तो नहीं हो सकता है बच्चों। मैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आता हूँ। तो आपके पास 11th स्टैंडर्ड के है, करेक्ट, कितने हैं, 6 महीने और 20 दिन। 12th स्टैंडर्ड का पूरा कैलेंडर ईयर है 12 मंथ्स, और 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम होने के बाद आपके पास होते हैं 2 महीने, तो ऑल टुगेदर 20 मंथ्स एंड 20 डेज। तो ये रहा आपका टाइम स्पैन जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाने वाला है। आपके और आपके डेस्टिनेशन के बीच में 20 मंथ्स और 20 डेज, बस इतना ही फासला है बच्चों। तो अभी दूसरी बात कौन सी है, अगर आप दोनों टेक्स्ट बुक आपके सामने रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी 11 की टेक्स्ट बुक 5 यूनिट से बनी है। कौन कौन से 5 यूनिट है, ये आपको अलोंग विद दिस वीडियो मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है आपके लिए। एक स्पेशल से पूरा सिलेबस डाल दिया उसमें, तो आप वो अगर सर्व करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये वीडियो में आपको पूरे 5 यूनिट बताऊँ। तो 11th स्टैंडर्ड में आपके पास 5 यूनिट होते हैं और 12th स्टैंडर्ड के आपके 5 यूनिट होते हैं। हर यूनिट में कम से कम 3, 4 या कभी कभी 8 से 9 तक भी चैप्टर हो सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर, आपका 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी बटा हुआ है 5 यूनिट में और आपके 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी बटा हुआ है 5 यूनिट में। तो आपके पास ऑल टुगेदर 10 यूनिट है बच्चों टू क्रैक द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको 10 यूनिट क्लियर करना है। अगर आप पूछोगे सर 10 यूनिट नहीं समझ में आते, हमें चैप्टर के हिसाब से बताओ, तो मैं चैप्टर के हिसाब से भी बता देता हूँ। आपके 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो 22 चैप्टर्स है बच्चों, 22 चैप्टर्स है। और अगर आपकी 12th की टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो आपके पास है नंबर ऑफ चैप्टर 16, तो अप्रोक्सीमेटली 38-39 चैप्टर्स आर देयर। और टाइम स्पैन तो हमने निकाला है। आपका मैथमेटिक्स डेफिनेटली इतना अच्छा तो है कि आप ये डिवीजन कर सकते हो। आपके पास 20 मंथ्स एंड 20 डेज डिवाइडेड बाय आपके चैप्टर्स कितने हैं बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 39 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो 39 चैप्टर्स और आपका जो पूरा टाइम स्पैन है, अगर आप उसे कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका दिमाग, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपके लिए आई ओपनर है ये। क्यों? अरे बच्चों, आप कैलकुलेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक चैप्टर के लिए आपको हार्डली 10 से 15 दिन मिलते हैं। या इट्स अ फैक्ट, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, जोक नहीं करना चाहिए एजुकेशन में। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आपको एक चैप्टर अगर आप 10 मई से भी प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम तक आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 15 दिन मिलते हैं। अगर आप ये बात समझ सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी वो बिल्कुल भी गलत थी, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो नई राहें हमें ये करनी चाहिए, उन पर बढ़ना चाहिए, नई सोच रखनी चाहिए। यही हमारा डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट का काम है, बच्चों को ये क्लियर कर देना कि आप कहाँ पे गलत हो, ताकि बहुत से बच्चे बिफोर प्रिवेंटिव वे में वो चीज़ें ना करें और उनका करियर अच्छा रहे। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप मेरा जो ये वीडियो का जो पहला इंटेंशन था वो शायद आप समझ चुके हो कि आपको अगर 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में करियर करना है तो आपको एक बात तो क्लियर है कि सिंस 10th ऑफ में आपको सीरियस होना है बच्चों। सीरियस मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, आपको पढ़ाई में सीरियस होना है।
टिल आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उस तक, तब तक। तो जितना भी स्पैन है मैंने आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपको बता दिए। अलॉन्ग विद दिस वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि अलॉन्ग विद दिस वीडियो आप वीडियो में डिस्प्ले होता हुआ देख सकते हो कि हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसे व्हाट्सएप के थ्रू, एक लिंक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। एज सुन एज यू विल गेट कनेक्टेड टू दैट व्हाट्सएप ग्रुप, हम आपको बची हुई पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन रीड करना और एक वीडियो बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या आपका समय भी ज़ाया हो सकता है उसमें। तो मैं वो जो 10 यूनिट है वो आपको वीडियो के ज़रिए डेफिनेटली नहीं एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए मैंने सेपरेट से PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल कर दिया है, PPT भी बनाई है उसके लिए तो प्लीज़ देखिए। और YouTube चैनल सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उस पर जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, क्योंकि जितना भी नया इन्फॉर्मेशन हमारे YouTube पर ऐड होता है आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बच्चों, ये था पहला इंटेंशन। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये था पहला इंटेंशन। दूसरा इंटेंशन बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। देखिए, डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट क्यों के बहुत सारे FAQs में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर हम आपका इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करें। हमारे पास नासिक में, हमारे पास पूना में, हमारे पास मुंबई में इतने सारे ऑप्शन है, हम कोटा जा सकते हैं, हम लातूर जा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। और आज के दौर में, जो कोरोना क्राइसिस के दौर में, आपके पास तो वर्चुअल फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ व्हाई यू नीड टू ज्वाइन डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहली बात, जो पढ़ाने वाला आदमी है वो खुद डॉक्टर है। आई हैड गॉन थ्रू नीट UG एंड नेट PG, तो दोनों मैंने क्रैक की है। ये मैं खुद को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात होती है बच्चों कि हमारे मेडिकल फील्ड में एक बात बोलते हैं कि अगर मुझे किसी पेशेंट को दिखाना है, वो क्रिटिकल है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तो शायद आपको भी पता होगा, अगर किसी किडनी के पेशेंट को मुझे ट्रीट करना है तो मैं किडनी का स्पेशलिस्ट देखता हूँ, उसका एजुकेशन देखता हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बच्चों। एजुकेशन डज मैटर, बिकॉज मैं भी कभी स्टूडेंट था, मुझे भी पता है कि आपका एक गलत डिसीजन, आप जिस भी टीचर के थ्रू आप आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आप आपका जो भी बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए बच्चों, बहुत सारा मटेरियल नेट पर अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल लेके जो सेल्समैन होते हैं वो हमारे पास आते हैं। मैं भी आपको ढेर सारा मटेरियल देके खुश कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों एक बात क्लियर कर लीजिए, जो आप लेक्चर के थ्रू पढ़ोगे वो और आपके पास कागज़ का जो ढेर होगा, ये दोनों चीज़ें अलग होती है। द पर्सन विच विल जो आपको पढ़ाई के ज़रिए आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है, उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। आई वोंट से मेरे पास ही आइए, लेकिन आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी नेगेटिव ऑप्शंस इन मार्केट ऑल्सो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ बच्चों, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन। जितने भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का दौर है, लोग कुछ भी बेचते हैं, कुछ अच्छा मार्केटिंग करके बुरी चीज़ें भी बेची जाती है। तो ये जो वीडियो में बना रहा हूँ, इसके ज़रिए मेरा सेकेंड इंटेंशन यही है कि आपका नॉट अ सिंगल डे भी वेस्ट हो। और क्यों डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है, तो इसका फर्स्ट रीज़न तो मैंने दे दिया बच्चों। देखिए, आपको जो बनना है बायोलॉजी लेकर, वो मैं खुद बन चुका हूँ। ये तो मेरा पहला रीज़न है, इसमें से आप सब कुछ समझ लीजिए। आपको नीट और नेट के लिए, नेट तो PG के लिए होता है, लेकिन नीट के लिए जो आपका प्रिपरेशन है, मैंने खुद नीट का प्रिपरेशन किया था। एक्चुअली हमारे टाइम में नीट नहीं था, हमारे टाइम में MHT CET था, FMC था, तो मैं खुद वो क्रैक कर चुका हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो एटलीस्ट वो चीज़ पर आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि ये बंदा खुद वो एग्ज़ाम दे चुका है। आप समझ सकते हो बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूँ। एटलीस्ट वो पर्सन जो आपका करियर बनाने
वाला है या ऐसा दिखाता है कि वो आपका करियर बनाएगा, वो सिर्फ आपको कुछ सम केजीज ऑफ टेक्स्ट बुक देता है और बताता है कि मैं आपका करियर बनाऊंगा, तो ये गलत है बच्चों। ये उसके पीछे मत जाइए, आप ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा टीचर खोजिए जो खुद बायोलॉजी में कुछ पढ़ा है। एजुकेशन मैटर करता है बच्चों, आपको आपके टीचर की डिग्री पता होनी चाहिए और उसका एक्सपीरियंस भी। जो प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन है और जिसका प्रॉपर एक्सपीरियंस भी है, वो पर्सन के थ्रू आप एजुकेशन लीजिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर पेरेंट्स। यही अपील मैं आपसे भी करूँगा कि एक डायलिमा होता है 11th स्टैंडर्ड के बाद, बहुत सारे ट्रेडिशनल नाम होते हैं आपके सामने कि अमका फलाना टिमका बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट है या बायोलॉजी का एकेडमी है, बायोलॉजी का क्लास है कि जहाँ पे बच्चों को एडमिट कर देंगे। तो क्या होता है, आई हैव टू मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स की 11th स्टैंडर्ड का पूरा फीस भर देने के बाद अगर आपके बच्चे को लगता है कि यहाँ पे मेरा बायोलॉजी नहीं बन सकता है, तो आप सिर्फ आपकी फीस रिटर्न नहीं मिलेगी, इसकी वजह से वहाँ पे आपके बच्चे को 6 महीने 8 महीने या पूरा साल आप बिता देते हो और वेरी सुन आप ये भूल भी जाते हो कि आपके बच्चे का बायोलॉजी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, मैं ये बातों में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये दो बातें डेफिनेटली सोचिए। इसमें से एक चीज़ किसी के पास ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ कम होती है। मैं बोलूँगा कि दोनों चीज़ें नाप तोल के देखिए ना। क्यों आपके बच्चे को टेस्ट माउस बनाते हो? ये कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। आपके बच्चे को ट्रेडिशनली अगर कोई बताता है कि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है। 25 साल पहले जो एजुकेशन था और आज का जो एजुकेशन है, इसमें बहुत डिफरेंस है बच्चों। तो मैं आपको ये वार्न करना चाहता हूँ या आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका बायोलॉजी का जो क्लास, जो इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग होगा, वो आप ठीक से ये कर लीजिए। आई वॉन्ट से कि मेरे पास ही आइए, लेकिन आप बहुत सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट का भी रखिए। और सभी लेक्चर करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ना है, तो वी आर डेफिनेटली वेलकम यू। हमारी पूरी जो इंस्टीट्यूट की टीम है वो आपको वेलकम करती है। अगर आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट में मेरा बायोलॉजी नहीं बनेगा, फिर भी हम आपसे जितनी भी फीस लेते हैं वो आपको वापस कर देंगे, क्योंकि हम आपके करियर से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। इफ़ आई एम नॉट लायबल टू मेक योर करियर इन बायोलॉजी, तो मैं आपके फीस में 1 रुपया भी मेरे पास नहीं रखूँगा। आई विल रिफंड इट बैक, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, हाउ डू वी कंडक्ट। सी, कोरोना क्राइसिस में ये तो क्लियर नहीं है कि ये क्राइसिस कितने दिन चलने वाला है। एजुकेशन इज डेफिनेटली नॉट द प्रायोरिटी इन दीज डेज। हेल्थ एंड सर्वाइवल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सर, आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो ये नहीं सोचने वाली है कि कॉलेजेस कब स्टार्ट हो, ट्यूशन्स कब स्टार्ट हो। शायद दिवाली भी आ सकती है, सितंबर भी आ सकता है, या पोस्ट दिवाली भी हमारी ट्यूशन्स या कॉलेजेस स्टार्ट हो सकती है। तो तब तक का टाइम आपको सेव करना है। मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेशंस बता दिए हैं कि अगर आपको फोकस करना है, अगर आपको करियर करना है, तो आपको ये कोरोना क्राइसिस का हर एक सेकेंड सिंस 10th ऑफ मई से आगे एटलीस्ट आप कर सकते हो, तो उसे यूटिलाइज करना है। तो हाँ, कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अभी बताऊंगा, एंड इन वेरी शॉर्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा, एंड आई विल वेलकम टू इट। तो बच्चों, ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सी, शुरुआत में तो सबसे पहले देखिए, ये जो सिलेबस होता है, ये आपके 10th स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करेंगे आप एनसीईआरटी का सिलेबस, तो थोड़ा सा हाइयर होता है। सी, कंसेप्ट तो वही होती है, लेकिन जो डेप्थ होता है, कंसेप्ट का डेप्थ होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें निगेटिव हो जाते हैं कि अरे ये बायोलॉजी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैंने तो साइंस में ऐसा पढ़ा था और ये मुझसे नहीं होने वाला है। दो दे वांट टू हैव अ करियर इन मेडिकल साइंसेज, वो निगेटिव हो जाते हैं। तो बच्चों, 2-3 सजेशंस है, वो ठीक से सुनिए। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ माइंड इट। आप भी बच्चों के साथ ये चीज़ें अच्छे से सुनिए। पहला सजेशन ये होता है, अगर आपके बच्चे को नेशनल लेवल का
नीट या एएफएमसी या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो उसका बायोलॉजी क्लियर होना चाहिए, बायोलॉजी अच्छा होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो क्वाइट ग्रांटेड चीज़ है, या आपने नई बात क्या बताई इसमें। मैं दूसरी बात जो बताऊंगा वो थोड़ी सी अलग है। आपके बच्चे को एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स रखना चाहिए। हाँ, शायद आप सरप्राइज्ड हो गए होंगे ये बायोलॉजी पढ़ाने वाला बंदा मैथमेटिक्स को लेने पर क्यों आमादा हो चुका है या आपको क्यों इंसिस्ट कर रहा है। तो बच्चों, एक सिंपल सी फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अगर नेशनल लेवल की किसी भी एग्जाम को क्रैक कर रहे हो तो अलॉन्ग विथ बायोलॉजी आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी होता है। हाँ, चाहे 25% भी कंट्रीब्यूट करता हो तो, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा सा हिस्ट्री, मतलब आपको मार्केट में इजीली या नेट पर इजीली अवेलेबल है, अगर आप प्रीवियस 5 इयर्स की नीट की जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसकी क्वेश्चन पेपर निकालिए, देखिए, आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि अगर आपको नीट यूजी का फिजिक्स और केमिस्ट्री क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स उसमें लाने हैं, तो आपके कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जो आप 10th स्टैंडर्ड में आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में वो बेसिक्स मेरे क्लियर हो। सी आई एम नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज अबाउट एनी मैथमेटिक्स क्लास या किसी भी पर्सन का मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ बच्चों। ये क्लियर कट है कि आपको फिजिक्स में अगर अगर आपको नीट अगर अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है तो अलॉन्ग विथ बायोलॉजी आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एटलीस्ट 100 to 150 मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 100 तो चाहिए। तो अगर वो 100 मार्क्स लाने हैं, आप लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स की नीट की क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी न्यूमेरिकल्स होती है, अगर न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंस लाना है तो 11th स्टैंडर्ड में 6 महीने 20 दिन के लिए आपको मैथमेटिक्स रखने में क्या हर्ज है। और क्यों ज्योग्राफी लेना है बच्चों, अगर आप साइंस टीम में आ चुके हो तो क्यों हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट रखते हो, आप ग्रुप सब्जेक्ट रखिए। मैथमेटिक्स डेफिनेटली इतना भी बुरा नहीं है, दुआ अहमद डॉक्टर, मैं खुद 11th 12th में बायोलॉजी मैथमेटिक्स रख चुका हूँ। तो आपको एटलीस्ट मैं आपको हाथ जोड़कर बोलता हूँ, तो आप अगर आपको नीट में अच्छा करियर करना है बायोलॉजी के तो 11th स्टैंडर्ड में आपको मैथमेटिक्स रखना है। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ माइंड कीजिए ये जो सजेशन है, इस पर आप चाहे तो सोच सकते हैं, आप थोड़ा सा इस पर विचार मनन कीजिए, थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स रखना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चे भी उसमें थोड़ा सा मैच हो जाएंगे। पर ये डेफिनेटली आपको नीट में ज़्यादा मार्क्स देगा, ये कहीं ना कहीं पे आपका बेनिफिट करने वाला है। दूसरा सजेशन बच्चों, देखिए अभी 10th ऑफ में, जैसे कि मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ, हमारा फर्स्ट फाउंडेशन का लेक्चर होने वाला है 10th ऑफ मई से 10th ऑफ जून। ये जो एक महीना है वो एक महीने में जितने भी दिन आते हैं उतने दिनों में मैं आपका 11th स्टैंडर्ड का या बायोलॉजी का जो भी कुछ फाउंडेशनल कंसेप्ट्स है, मैं उन्हें फाउंडेशनल कंसेप्ट्स की बजाय ब्रिज कंसेप्ट कहूँगा। क्यों ब्रिज कंसेप्ट? वो कंसेप्ट आपको पता है। तो फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, समझो मैं अगर बात करता हूँ ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जो आप 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी लेने के बाद या केमिस्ट्री लेने के बाद ही समझ सकते हो, वो आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस में एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, सेल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अगर यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर है, डिफिकल्ट मैनर में है, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड में है, तो ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है एक महीने का, तो ये डेफिनेटली आपको ऐसी छोटी छोटी जो कंसेप्ट्स होती है इन्हें क्लियर करने के लिए डेफिनेटली मदद करने वाला है। तो ये एक महीने में आप एटलीस्ट इतना नॉलेज तो गेन कर चुके होंगे कि आपको बायोलॉजी में डेफिनेटली क्यूरियोसिटी आ चुकी होगी। और यही चीज़ें मैं आपको एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी और मैथमेटिक्स की भी ऐसी फाउंडेशन बैच होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स डायरेक्टली अगर आप इनका पढ़ाई शुरू कर देते हो तो बहुत से बच्चे निगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं।
देखिए अगर कोई किसी बच्चे को कम मार्क्स आते हैं तो मार्क्स बढ़ाना पॉसिबल है, लेकिन कोई बच्चा अगर मोरली नेगेटिव हो जाता है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो उसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने में बहुत एनर्जी खर्च होती है, बहुत पैसा खर्च होता है। सबसे ज़रूरी बात उसका बहुत सारा लॉस होता है एजुकेशन। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए फाउंडेशन बैच ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, ये रन कैसे होगा, तो आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है जो यूट्यूब पर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको मिलने वाला है। आपको लिंक आएगी, वो लिंक के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो वीडियो आपको देखना है। एज गुड एज लाइव स्ट्रीमिंग वो वीडियो होने वाला है। ये रिकॉर्डेड इसीलिए है बच्चों कि अगर किसी बच्चे का वो दिन का लेक्चर मिस हो जाता है तो वो लेक्चर वो स्टूडेंट नेक्स्ट डे या किसी भी डे बिकॉज ऑफ एनी इलनेस या कोई भी एक्सीडेंटल रीज़न हो, उसकी वजह से नेट होता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो अगर आपने मिस कर लिया हो तो आपको फिर से देखने की थ्रू आउट द ईयर आप किसी भी डे को, किसी भी वीडियो को रिकॉल करके देख सकते हो। ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों। तो ये होगा अपना 30th मई से 10th ऑफ मई से 10th ऑफ जून का फर्स्ट थिंग कि आपको सभी बेसिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर मिलेंगे। दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वीडियो चालू है। यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हो हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर एज सुन एज दैट टॉपिक इज कम्प्लीटेड, जैसे भी टॉपिक कंप्लीट होता है, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, एक टॉपिक, एक यूनिट, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ चैप्टर वो कंप्लीट होता है, उस पर आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया जाएगा। ये जो असाइनमेंट होगा वो आपको सेम डे में कंप्लीट करना है और वो कंप्लीट करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप उसे अपलोड करोगे तो हमारे पास वो पहुंच जाएगा एंड विल चेक इट। तो हमारे पास हमारे पास वो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन बच्चे इसे सीरियसली ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहा है। तो पेरेंट्स शायद आप समझ चुके हो कि क्या होने वाला है 10th ऑफ मई से 10th ऑफ जून के बीच में। तो आपके बच्चे की एक भी असाइनमेंट नहीं छूटनी चाहिए, प्लीज़ सुपरवाइज कीजिए। ऐसे भी हम घर पर ही है और बच्चे का करियर भी बनाना है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम भी इनिशिएटिव लेते हैं। टीचर्स तो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, पर अगर आप थोड़ा सा सुपरवाइज कर लेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और अगर उनकी पढ़ाई में थोड़ा सा कहीं लेजीनेस आ जाता है, बच्चे कभी कभी ऐसे बोलते हैं जाने दो, असाइनमेंट क्यों करना है, वीडियो लेक्चर तो देख लिया, तो वो भी चीज़ उसमें कवर हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सुपरवाइज कीजिए एक बार। शायद आप कैटलिस्ट जैसे बच्चे को सुपरवाइज करने लगोगे। शायद आपके घर में आपका बड़ा बच्चा हो जो इंजीनियरिंग, मेडिकल कर रहा है, फार्मेसी कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो वो भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ यू, वो भी सुपरवाइज कर सकता है कुछ दिनों के लिए। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनंती है आपसे कि बच्चे को सुपरवाइज कीजिए, उसे असाइनमेंट्स पूरे करने को आप प्रोवोक कीजिए और असाइनमेंट हम चेक करेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे। जो गलत है वो भी आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली पर्सन इन डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट। हमारी पूरी टीम है, तो वो टीम में वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ लेबर। तो एक पर्टिकुलर यूनिट है जो आपका असाइनमेंट चेक करता है और आपके पेरेंट्स को पर्सनली या ग्रुप पर पब्लिकली ये देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि आज की असाइनमेंट कंप्लीट हुई है और इसमें इतनी चीज़ें गलत है, इतनी चीज़ें अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गलत चीज़ें ही बताते हैं। विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इफ़ यू विल मेक द गुड अप्रोच। तो अगर आपके आंसर्स अच्छे हैं तो हम डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो बच्चों, ये तो देखिए एक वीडियो में बहुत जितना भी कोई इंस्टीट्यूट करता है वो सभी चीज़ें इन्वॉल्व करना एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इतनी सभी चीज़ें एक वीडियो में आपको बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जो भी मुझे लगा कि ज़रूरी है वो सभी मैंने आपको बता दी है। पेरेंट्स प्लीज़ आप ये पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि यहाँ पे मेरे बच्चे का करियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कंपैरिजन के लिए मार्केट में जितने भी वर्चुअल फॉर्म में जितने भी बायोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं बाय बेट बताना चाहता हूँ
क्या बायोलॉजी के अदर सेम टॉपिक पर दूसरे जितने भी वर्चुअल लेक्चर्स अवेलेबल है वो भी कीजिए। अगर आपके बच्चे को लगता है कि वो आपके बच्चे का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवाता है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, मैं आपसे 1 रुपया भी फीस नहीं लूँगा, आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाऊँगा। आई वॉन्ट मेक सच अनप्रोफेशनल प्रोमिसेस, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आपका बच्चा मेरे पास आता है, डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में आता है, बायोलॉजी पढ़ता है, तो डेफिनेटली ही वॉन्ट मेक एनी, उसे कोई तकलीफ ही नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस होते हैं, आपके बच्चे के कुछ सजेशंस होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कतराते हैं, डायरेक्टली बोलना नहीं पसंद करते हैं, आपके पास बोलेंगे, अगर आपके कुछ सजेशंस होते हैं तो डेफिनेटली मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर उसे आप बता दीजिए। अगर वो इम्प्लीमेंट करने के लायक है, या अगर वो इफ़ इट इज़ गुड फॉर अदर स्टूडेंट्स और आपके बच्चे के लिए भी और इंस्टीट्यूट के लिए भी, तो डेफिनेटली हम उस पर गौर करेंगे। एंड मेरा प्रॉमिस है, अगर पॉजिटिव आपका एडवाइस है तो हम उसे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हम करते आए हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो का जो इंटेंशन है वो क्लियर हो गया है। तो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आपके बच्चे को आप प्रिपेयर्ड रखिए आने वाली 10 तारीख के लिए। 10 तारीख को हमारा बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स है बायोलॉजी का वो शुरू होने वाला है। मैं खुद अपना पहला लेक्चर देने वाला हूँ, अलॉन्ग विथ मी सम असिस्टेंट टीचर माइट बी देयर। कुछ छोटी छोटी कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी थोड़ी सी मदद लगती है, तो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी होंगे जिनकी पढ़ाई दे आर ऑल्सो गुड क्वालिफाइड पीपल्स, तो उनके भी कुछ लेक्चर्स आपको मेरे साथ पढ़ने होंगे। तो अगर उसमें कुछ डाउट्स होते तो डेफिनेटली मैं आपको वो कवर अप करके दूंगा। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, आई होप ये आप सबको पसंद आया होगा, और इसमें थ्रू दिस वीडियो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी कुछ क्वेरीज होगी वो शायद से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको स्टिल क्वेरीज है, कुछ लगता है कि नहीं, हमें 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके पास हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आप इंफॉर्मेशन, आप आपकी क्वेरी वहाँ पे रिटर्न फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, या मेल भी कर सकते हो। जितने भी हमारे सोशल एड्रेसेस है, किसी के भी थ्रू हमारे पास अगर आपका क्वेरी आता है तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। ये मेरा प्रॉमिस रहता है। मेरी जितनी भी टीम है वो टीम आपको डेफिनेटली वो क्वेरी के ऊपर रिप्लाई करेगी ही करेगी। तो बच्चों, ये वीडियो का जो बेसिक इंटेंशन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं अभी 10th ऑफ मई को विथ फर्स्ट टॉपिक जो आपका बायोलॉजी का बेसिक या फाउंडेशन पार्ट क्लियर करेगा। तो अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।